हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आर्म्स डिजिटल चैनल। हम लोग कर रहे हैं 45 डेज में 45 इंपॉर्टेंट टॉपिक के क्विक रिविजन्स। आज का हमारा टॉपिक है ट्रांसफॉर्मर्स एंड एलसी ऑसिलेशन के क्वेश्चंस को हम लोग हैंडल करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं स्मॉल अपने क्विक रिवीजन के साथ। तो ट्रांसफार्मर बेसिकली एक हमारा डिवाइस है। तो विल स्टार्ट विद ट्रांसफार्मर। इट्स अ डिवाइस, ठीक है। इट्स अ डिवाइस डिवाइस टू कंट्रोल, है ना, कंट्रोल एसी वोल्टेज। ये आपको मेन ऐसे याद रखना है, ठीक है, कि ट्रांसफार्मर एक डिवाइस की तरह ही है जो हम यूज करते हैं जब हमें एसी वोल्टेज को कंट्रोल करना होता है। ऐसे ही एसी करंट को कंट्रोल करने के लिए हम अनदर डिवाइस यूज करते हैं जिसको हम बोलते हैं चॉक कॉइल, ठीक है, जो कि एक बेसिकली हाई रेजिस्टेंस एंड लो हाई इंडक्टेंस एंड लो रेजिस्टर का एक डिवाइस होता है। तो ट्रांसफार्मर का काम है एसी वोल्टेज को कंट्रोल करना। कंट्रोल इन द सेंस कि हम वोल्टेज को बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं, दोनों ही टाइप के फंक्शन कर सकता है। इसका जो मेन प्रिंसिपल है वो म्यूचुअल इंडक्टेंस है। तो आपके सारे ट्रांसफार्मर जो है वो म्यूचुअल इंडक्टेंस के कॉन्सेप्ट पे काम करते हैं। और म्यूचुअल इंडक्टेंस का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि अगर हमारे पास दो नेबरिंग कॉइल है और अगर एक कॉइल में करंट चेंज होता है तो दूसरा कॉइल उसको क्या करता है, रेजिस्ट करता है बाय इंड्यूसिंग एन ईएमएफ, जिसको हम बैक ईएमएफ बोलते हैं। तो दिस फिनोमेना जहां पर एक कॉइल अपने नेबरिंग कॉइल के करंट को या करंट के चेंज को रेजिस्ट करता है बाय इंड्यूसिंग एन ईएमएफ इन इटसेल्फ, इस फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं, म्यूचुअल इंडक्टेंस। और एग्जैक्टली यही फिनोमेना हमारे ट्रांसफार्मर में होता है। तो इसमें भी यहाँ पर दो कॉइल्स होते हैं, आप देख सकते हो। ये बेसिक स्ट्रक्चर है जिसको हम कोर भी बोलते हैं आपके ट्रांसफार्मर में। ये कोर जो होता है वो लैमिनेटेड होता है ताकि एडी करंट्स को रोका जा सके या रिड्यूस किया जा सके एडी करंट को। एक साइड हम इनपुट देते हैं ट्रांसफार्मर को और अनदर साइड हम आउटपुट रिसीव करते हैं ट्रांसफार्मर से, ठीक है। तो इस साइड इनपुट वोल्टेज लगाते हैं जिसको हम प्राइमरी साइड भी बोलते हैं। तो जिस साइड इनपुट लगाया जाता है, इनपुट वोल्टेज या इनपुट करंट रहता है, उसको प्राइमरी वोल्टेज या प्राइमरी करंट बोल सकते हैं। और अनदर साइड आपको सेकेंडरी नाम दिया जाता है, सेकेंडरी वोल्टेज या सेकेंडरी करंट, इस तरह से नाम दिए जाते हैं। तो एक साइड इनपुट और दूसरे साइड से हमें आउटपुट क्या होता है, रिसीव होता है। चलो, अब ये इसका जो मेन पॉइंट है, हमारे की पॉइंट्स है ट्रांसफार्मर से रिलेटेड, कि अगर हमारा प्राइमरी साइड जो वोल्टेज है अगर वो वीपी हमने एज ए इनपुट दिया है और सेकेंडरी साइड जब हमें वोल्टेज रिसीव हो रहा है, क्योंकि ट्रांसफार्मर का काम ही इस वोल्टेज को रिड्यूस या इंक्रीज या डिक्रीज करना है। तो लेट्स से कि सेकेंडरी साइड हमें वीएस मिल रहा है ओपन सर्किट के केस में। तो हमें ये वैल्यू, इन दोनों पे क्या रिलेशन है, पहला वही एक्सप्रेशन हम करेंगे। और इन दोनों की वैल्यू डिपेंड करता है कि कितने नंबर ऑफ टर्न्स हमने प्राइमरी वाइंडिंग्स में रखे हैं। तो ये जो वाइंडिंग्स है आपको दिख रहा होगा रैप किया है वायर को, तो ये हमारा वाइंडिंग कहलाता है या प्राइमरी वाइंडिंग कहलाता है। तो प्राइमरी वाइंडिंग में अगर एनपी नंबर ऑफ टर्न्स है, सेकेंडरी में अगर एनएस नंबर ऑफ टर्न्स है, तो एनएस रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी साइड, एनपी रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी साइड। तो हमारा फॉर्मूला है कि फॉर ट्रांसफार्मर वीपी अपॉन वीएस इक्वल टू किसके बराबर होता है, एनपी अपॉन एनएस। एनपी अपॉन एनएस, या रेसिप्रोकल भी कर सकते हो वाइस वर्सा, कि वीएस अपॉन वीपी इक्वल टू क्या होगा, एनएस अपॉन एनपी। तो मतलब ये नंबर ऑफ टर्न्स के क्या होते हैं, रेशियो के बराबर आते हैं। इससे अगर हमें वोल्टेज कम करना है, तो जैसे यहां देख सकते हो, अगर मुझे वोल्टेज कम करना है तो मैं नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी में कम रखूंगा, तो वोल्टेज कम मिलेगा आपको सेकेंडरी में। अगर मुझे वोल्टेज ज्यादा चाहिए तो सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न्स भी क्या होंगे, ज्यादा रखेंगे प्राइमरी से, ताकि आपको वोल्टेज, तो जस्ट नंबर ऑफ टर्न्स को कंट्रोल करके आप वोल्टेज कम ज्यादा कर सकते हो। वेरी एफिशिएंट मेथड है, क्योंकि इसमें कोई भी मूविंग पार्ट्स ना होने की वजह से ये डिवाइस बहुत ज्यादा सक्सेसफुल है वोल्टेज को कंट्रोल करने के लिए। बस आपको नंबर ऑफ टर्न्स हैंडल करने तो अगर आप सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा रखते हो तो आपको सेकेंडरी के टाइप ज्यादा वोल्टेज मिलेगा। और सच ट्रांसफार्मर्स आर कॉल्ड स्टेप अप ट्रांसफार्मर्स, ठीक है। तो अगर नंबर ऑफ टर्न सेकेंडरी में ज्यादा है प्राइमरी से, तो सेकेंडरी की टाइप या आउटपुट की साइड आपको ज्यादा वोल्टेज मिलेगा। तो मतलब 200 प्राइमरी को दोगे तो 400, 500, 600 ऐसे सेकेंडरी में मिलेगा। इसको हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर बोलते हैं, स्टेप अप, क्योंकि वोल्टेज ज्यादा मिल रहा है। और इसी के ऑपोजिट अगर हमने कम
नंबर ऑफ टर्न्स रखे सेकेंडरी में, तो हमें वोल्टेज भी कम मिलेगा आउटपुट में या सेकेंडरी में, तो वोल्टेज कम मिलेगा प्राइमरी के कंपैरिजन में, और इसको हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर बोलते हैं, स्टेप डाउन। और इसी टाइप का जो ट्रांसफार्मर होता है मोस्टली आपके मोबाइल फोन, चार्जर, अडेप्टर, लैपटॉप में यूज होते हैं, क्योंकि हमारा इनपुट 230 वोल्ट होता है बट आपका मोबाइल फोन 12, 15, 20 वोल्ट पे चार्ज होता है, तो स्टेप डाउन करने की जरूरत होती है, तो वहां पर हम ट्रांसफार्मर यूज करते हैं। तो दो टाइप के ट्रांसफार्मर हो सकते हैं, स्टेप अप और स्टेप डाउन। चलो अब बात करते हैं, जैसे मैंने बताया बहुत ज्यादा एफिशिएंट डिवाइड है, बट बहुत कम ही लॉसेस होते हैं बिकॉज इसमें कोई भी मूविंग पार्ट नहीं, बट स्टिल देर आर अनदर टाइप ऑफ लॉस जो इंक्लूड है। जैसे कि इसमें कॉपर लॉस होता है, क्योंकि करंट जो फ्लो होता है वायर्स में, तो उसमें हीट जनरेट होता है, तो हीटिंग की वजह से एक लॉस आता है, ये भी कम अमाउंट में बट ये लॉस होता है। इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, इसकी जो रेमेडी है वो है कि कॉपर के थिक वायर यूज किए जाए दोनों साइड वाइंडिंग्स बनाने के लिए, ताकि हीट का एज मच एज पॉसिबल जो है हीट लॉस हो, तो इसका रेमेडी है थिक कॉपर वायर्स। ठीक है। दूसरा, एडी करंट का लॉस हो सकता है कि आपके सॉलिड कोर जो है, ये जो कोर है यहाँ पर, जो ट्रांसफार्मर का कोर होता है, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने की वजह से कंटिन्यूसली यहाँ पे एडी करंट का फॉर्मेशन होता है। अब उस एडी करंट की वजह से एडी करंट के लॉसेस भी होते हैं, तो उसको रोकने के लिए हम क्या करते हैं, हम अपने कोर को लैमिनेट कर देते हैं, ठीक है, विद इंसुलेशन, जिससे एडी करंट बहुत ज्यादा रिड्यूस हो जाता है। तीसरा है हिस्ट्रेसिस लॉस। हिस्ट्रेसिस लॉस होता है जब आपका कोर जो है, जो कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल से बना है, तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में क्या होता है, बार बार वो मैग्नेटाइज डीमैग्नेटाइज होता है, जिसकी वजह से एक्स्ट्रा एनर्जी वेस्ट करनी पड़ती है उसको डीमैग्नेटाइज करने में बार बार, तो उसको हम हिस्ट्रेसिस लॉस बोलते हैं। और इस हिस्ट्रेसिस लॉस को अगर हमें कम करना है, तो हम ऐसे मटेरियल का यूज कर सकते हैं जिसका हिस्ट्रेसिस लूप एरिया कम है, क्योंकि जितना लूप एरिया कम होता है उतना कम लॉस होगा। तो ऐसे मटेरियल का नाम है सॉफ्ट आयरन। एक बहुत सारे उनमें से एक सॉफ्ट आयरन है जो हम यूज कर सकते हैं, तो हम जनरली ट्रांसफार्मर का कोर सॉफ्ट आयरन का बनाते हैं। और तीसरा, लास्ट वन इज फ्लक्स लीकेज, की फ्लक्स जो है, हम ये एक्सपेक्ट करते हैं आइडियल सिचुएशन में कि जितना फ्लक्स आपका प्राइमरी से पास हो रहा है वो डायरेक्टली लिंक है सेकेंडरी के साइड, क्योंकि दिस इज हाउ म्यूचुअल इंडक्टेंस वर्क। बट समटाइम्स हम या इन रियलिटी क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द लाइंस तो कनेक्ट रहती हैं प्राइमरी और सेकेंडरी में, बट कुछ लाइंस जो है वो फ्लक्स लीकेज की वजह से बाहर निकल जाती है, जिसकी वजह से थोड़ा बहुत और एनर्जी का लॉस होता है। और उसको क्या बोलते हैं, टैकल करने के लिए हम लोग या तो बहुत ही क्लोज वाइंडिंग कर सकते हैं, हम कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग बढ़ा सकते हैं, या टोरॉइडल कोर को यूज कर सकते हैं, जिससे ये लॉसेस रिड्यूस किए जा सकते हैं। तो आपको ये सारे लॉस याद रखने और उनके रेमेडीज याद रखने, ये आपको एज ए स्टेटमेंट बेस्ड पूछे जा सकते हैं। अब जैसे हमने लॉस लिखा, फिर हम एफिशिएंसी पे भी आ जाएंगे कि कितना एफिशिएंट होता है। ठीक है, कि ट्रांसफार्मर, तो एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर में कितना होगा, कितना इनपुट एनर्जी दिया और लॉस के बाद कितना आउटपुट बचा। तो हमने 100 जूल दिया, अब सिर्फ 90 जूल मिल रहा है, 10 जूल लॉस हो रहा है, तो इसका एफिशिएंसी क्या हो गया, 90/100 विच इज 90%। तो एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर लिखा जा सकता है, क्या लिखा जा सकता है, आउटपुट पावर। तो आउटपुट पावर इज सेकेंडरी का पावर Vs इंटू आई एस डिवाइडेड बाई इनपुट पावर Vp इंटू Ip, ये इनपुट पावर प्राइमरी साइड इंटू 100, एंड दैट इज द एफिशिएंसी फॉर्मूला। ठीक है, ये एफिशिएंसी फॉर्मूला आपको याद रखना है जब भी आपको सवाल में एफिशिएंट या एफिशिएंसी गिवन है या तो पूछ रखा है। तो ये क्या होता है, आउटपुट पावर विच इज Vs इंटू आई एस, इनपुट पावर विच इज Vp इंटू Ip। अब यहीं से एक चीज और समझ सकते हैं कि अगर आइडियल ट्रांसफार्मर दिया है, फॉर आइडियल ट्रांसफार्मर, यू कैन गेस कि आइडियल ट्रांसफार्मर का मतलब क्या होगा, जिसकी एफिशिएंसी कितनी है, 100%। तो अगर मैं इस एफिशिएंसी के फॉर्मूले में 100% पुट करता हूं, तो ये क्या आ जाएगा, Vs इंटू आई एस अपॉन Vp इंटू आई पी इंटू 100। तो 100% करोगे तो यहाँ से देखो रेशियो लो, ये इस साइड आ जाएगा, तो रेशियो आ जाएगा, क्या आ जाएगा, Vs अपॉन Vp इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा, Ip अपॉन Is। तो इसका मतलब कि अगर आइडियल ट्रांसफार्मर का क्वेश्चन आएगा, तो जो आपका वोल्टेज का रेशियो है वो करंट के रेशियो के रेसिप्रोकल होते हैं।
तो करंट जैसे वोल्टेज यहाँ पे सेकेंडरी का है बट करंट यहाँ पे क्या है, प्राइमरी का। और हम ये पहले ही सीख चुके हैं कि वोल्टेज का रेशियो टर्न रेशियो के भी बराबर आता है, विच इज NS बाय NP। तो NS बाय NP इज ऑल्सो नोन एज टर्न रेशियो ऑफ ट्रांसफार्मर, ठीक है, टर्न रेशियो NS बाय NP इज ऑल्सो नोन एज टर्न रेशियो। तो इससे आपका करंट का भी रेशियो आ जाता है। तो करंट का रेशियो जो होगा वो कितना आ जाएगा, IP अपॉन IS क्या हो जाएगा, NS अपॉन NP। तो ये फॉर्मूला आप ध्यान रख सकते हो। तो याद रखना, करंट वाला फॉर्मूला तभी यूज कर सकते हो जब आपका ट्रांसफार्मर 100% एफिशिएंट हो। वोल्टेज वाला तो आप हमेशा यूज कर सकते हो, चाहे वो 100% एफिशिएंट हो या ना हो, ठीक है। चलो आगे हमारा नेक्स्ट जो छोटा सा टॉपिक है विच इज कॉल्ड LC ऑसिलेशन। तो LC ऑसिलेशन बेसिकली एक सर्किट है जिसमें सिर्फ इंडक्टर और क्या होता है, कैपेसिटर होता है। जैसा नेम सजेस्ट कर रहा है, LC ऑसिलेशन में रजिस्टर भी नहीं होता और इसमें बैटरी भी नहीं होता, मतलब सोर्स भी कोई नहीं होता, सिर्फ इंडक्टर और कैपेसिटर। तो ये सर्किट में होता क्या है, अगर आप इसमें कैपेसिटर को चार्ज करके इंडक्टर के साथ कनेक्ट कर दो, तो इसमें जो चार्ज का वेरिएशन आता है वो कुछ इस तरह से दिखता है। ये करंट और चार्ज का वेरिएशन कुछ इस तरह से आपको अपीयर होता है कि करंट और चार्ज इसमें क्या करते हैं, ऑसिलेट करते हैं। इस सर्किट में जो करंट होता है और जो चार्ज होता है वो दोनों ऑसिलेट करता है विद सम फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। और इसकी इक्वेशन हम लोग याद रख सकते हैं। तो इसकी इक्वेशन ऐसे आती है, √Q²/dt² प्लस ω²Q इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आती है, आप याद रख सकते हो इस इक्वेशन को। और इस इक्वेशन को देख के पता चल जाता है कि ये जो ऑसिलेशन है वो कैसा होगा, सिंपल हार्मोनिक होगा, क्योंकि ये सिंपल हार्मोनिक की इक्वेशन है। तो इन LC ऑसिलेशन पहला पॉइंट जो याद रखना है कि चार्ज और करंट दोनों सिंपल हार्मोनिकली क्या होते हैं, ऑसिलेट करते हैं। और दोनों की इक्वेशन ऐसे लिखी जा सकती है। चार्ज की इक्वेशन आप लिख सकते हो Q0 जो मैक्सिमम चार्ज है, साइन ω/t प्लस फाइव। और करंट निकालना हो तो dQ/dt आप कर लो, वो बेसिकली कॉस का फंक्शन आ जाएगा इस तरह से। ये लिख सकते हो जैसे आप SHM में करते हो ना, क्योंकि ये सिंपल हार्मोनिक इक्वेशन है तो SHM की तरह आप लिख सकते हो। बस वहाँ डिस्प्लेसमेंट होता है, यहाँ पे चार्ज और करंट होता है, वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी होता है। नेक्स्ट पॉइंट जो आपको याद रखना है इस LC ऑसिलेशन में, कि इसमें जो एनर्जी जो होती है वो आपस में एक्सचेंज होती रहती है। तो स्टार्टिंग फ्रॉम कैपेसिटर, एनर्जी पहले कैपेसिटर से ट्रांसफर होती है किसमें, इंडक्टर में, जैसे कि यहाँ देख सकते हो पूरी ट्रांसफर होगी सारी की सारी, ठीक है। फिर इंडक्टर से सारी एनर्जी कहाँ पे ट्रांसफर होती है, कैपेसिटर में। देखो यहाँ पे सारी एनर्जी कैपेसिटर को ट्रांसफर हो गई इस स्टेप में, सारे के सारे फिर से कैपेसिटर। फिर भाई ये सिलसिला चलता रहता है, फिर कैपेसिटर अपनी सारी एनर्जी इंडक्टर को देता है अगेन, एंड फिर इंडक्टर अपनी सारी एनर्जी कैपेसिटर को देता है, एंड ये रिपीट होता रहता है प्रोसेस। मतलब इसमें जो एनर्जी है वो आपस में एक्सचेंज होती रहती है। तो कैपेसिटर की एनर्जी ट्रांसफर होती है इंडक्टर को, फिर इंडक्टर से ट्रांसफर होती है कैपेसिटर को। तो ऐसा लगता है कि जंप कर रहे हैं, बैक एंड फोर्थ जंप कर रही है एनर्जी जो है दोनों सिस्टम के बीच में। आप चाहो तो इसको बहुत इजीली एनालॉजी ले सकते हो स्प्रिंग मास सिस्टम से। तो स्प्रिंग मास सिस्टम में भी ऐसे होता है, जब कोई स्प्रिंग ब्लॉक ऐसे ऑसिलेट करता है तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी भी आपस में क्या होता है, ऐसे ऑसिलेट होते रहते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी कम होता है तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ता है, फिर काइनेटिक एनर्जी कम होता है तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ता है। वैसे सेम यहाँ पर है कि कैपेसिटर की एनर्जी और जो इंडक्टर की एनर्जी आपस में क्या होता है, ऑसिलेट होता है। तो विच मीन्स कि आप इससे हम तीन बातें आप याद रख सकते हैं। पहली बात कि कैपेसिटर की एनर्जी जो लिखी जाती है वो कितनी लिखी जाती है, ½ CV²। और इंडक्टर की एनर्जी लिखी जाती है ½ LI²। तो अगर हमें या वोल्टेज से रिलेटेड कुछ भी सॉल्व करना है तो हम कैपेसिटर की एनर्जी का यूज करेंगे, और अगर हमें करंट रिलेटेड कुछ भी सॉल्व करना है तो हम इंडक्टर की एनर्जी से सॉल्व करेंगे। तो हम इंडक्टर की एनर्जी निकालेंगे किसी भी तरीके से और उसको सॉल्व करेंगे। कैसे निकालेंगे इंडक्टर या कैपेसिटर की एनर्जी, उसके लिए नेक्स्ट ट्रिक कि टोटल एनर्जी जो है कैपेसिटर प्लस इंडक्टर की एनर्जी ये कांस्टेंट रहती है LC ऑसिलेशन में, क्योंकि यहाँ कोई रेजिस्टर प्रेजेंट नहीं है। ये सेम उसी तरीके से है जैसे SHM में या स्प्रिंग मास सिस्टम में पोटेंशियल और काइनेटिक की एनर्जी कांस्टेंट होना, तो ये एनर्जी ऑलवेज कांस्टेंट होती है, समीशन दोनों का।
इसका मतलब किसी भी दो मोमेंट पर आप टोटल वैल्यू को क्या कर सकते हो, इक्वल करके सॉल्व कर सकते हो। वहां से आइदर नहीं तो वोल्टेज आ जाएगा, नहीं तो करंट आ जाएगा, एंड यू कैन सॉल्व। तो दिस इज द टू पॉइंट जो आपको ये ध्यान रखना है सॉल्व करते टाइम। और इसी की तरह से आप साइड बाय साइड मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशन को कंपेयर कर सकते हो, क्योंकि ये दोनों स्प्रिंग मास सिस्टम और जो आपका एलसी ऑसिलेशन है काफी सिमिलर है। तो स्प्रिंग मास सिस्टम में जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो यहाँ पे चार्ज से रिप्रेजेंट होता है, जो वहाँ पे फोर्स होता है यहाँ पर वोल्टेज होता है, जो वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी है वो यहाँ पर इंडक्टर की एनर्जी होती है, जैसे मैंने बोला। वहाँ जो पोटेंशियल एनर्जी होती है यहाँ पर ये कैपेसिटर की एनर्जी होती है। वहाँ जो मास होता है वहाँ पर यहाँ पर उसका रोल प्ले करता है इंडक्टेंस। इसीलिए इंडक्टेंस को इलेक्ट्रिसिटी का इनर्शिया भी बोला जाता है। जैसे मास को इनर्शिया बोलते हैं, वैसे इंडक्टेंस को हम इलेक्ट्रिसिटी का इनर्शिया बोलते हैं। वहां पे पावर होता है, यहाँ पर भी पावर, इलेक्ट्रिकल पावर V इंटू आई होता है। वहां पे डैम्पिंग कोएफिशिएंट B होता है। डैम्पिंग कोएफिशिएंट वो है जो एनर्जी को कंज्यूम करता है, और वहां पर डैम्पिंग कौन करता है, रेजिस्टेंस। तो अगर आप एलसी ऑसिलेशन में रेजिस्टेंस लगा दोगे एक्स्ट्रा, तो फिर वो डैम्पिंग ऑसिलेशन बन जाएगा एनर्जी की। यहाँ पे स्प्रिंग कांस्टेंट जो होता है वो 1/c से रिप्रेजेंट होता है, 1 बाई कैपेसिटेंस से। जो वहां पे वेलोसिटी होती है मैकेनिकल सिस्टम में, यहाँ वो करंट से रिप्रेजेंट होता है। और जो एक्सेलरेशन होता है वो बेसिकली करंट का रेट ऑफ चेंज होता है। ये कुछ एनालॉजी याद रख सकते हो कि कौन सा टर्म किसके रिप्रेजेंट करता है मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल सिस्टम। नाउ लेट्स सॉल्व सम एग्जांपल्स ऑन द बेसिस ऑफ दिस, कि कैसे हम अप्रोच करेंगे। तो विल स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। A radio set required 12 volt DC from its for its operation. The DC source is constructed by using a transformer and rectifier. तो रेक्टिफायर, ट्रांसफार्मर क्या होता है, वोल्टेज रिड्यूस करने का काम करेगा। रेक्टिफायर एसी को डीसी में कन्वर्ट करने का काम करेगा, ठीक है। और आपको लिखा है कि इसमें इनपुट, ये जो सिस्टम है किस पे ऑपरेट हो रहा है, 220 एसी पर। तो उसका इनपुट वोल्टेज 220 है और इनपुट करंट जो है वो एसी है, अल्टरनेटिंग है। तो पहले क्या करेगा ट्रांसफार्मर, ये 220 को किस पे लाएगा, 12 वोल्ट पे। तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज होगा। और रेक्टिफायर फिर एसी को किस में कन्वर्ट कर देगा, डीसी में, जो रेडियो के लिए रिक्वायर्ड है। इफ द नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल इज 24, तो नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी में पूछे, ठीक है। तो वेरी इजी, हम क्या लिखेंगे, Vs अपॉन Vp इक्वल टू क्या होता है, Ns अपॉन Np, ठीक है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कह सकते हो आप, कि सेम रेशियो में रहता है। अब यहाँ से सेकेंडरी का वोल्टेज हमें दिया हुआ है कितना, 12। हमें जो आउटपुट चाहिए वो 12 वोल्ट चाहिए, ठीक है। डिवाइडेड बाय जो इनपुट लगा हुआ है वो कितना है, 220 वोल्टेज। तो ये ट्रांसफार्मर 220 वोल्ट को रिड्यूस करके 12 वोल्ट तक ले आएगा। एनएस की वैल्यू 24 दे रखी है, और हमें निकालना है एनपी की वैल्यू। तो बहुत इजीली आप सॉल्व कर पाओगे। यहाँ पे एनपी की वैल्यू, नंबर ऑफ टर्न्स कितना होना चाहिए, 440 टर्न्स बनाने पड़ेंगे प्राइमरी में, ताकि हम 220 वोल्ट को किसमें कन्वर्ट कर पाए, 12 वोल्ट। रिमेंबर ट्रांसफार्मर एसी को एसी ही रखता है, वो डीसी में नहीं कन्वर्ट करता। डीसी को कन्वर्ट करने के लिए रेक्टिफायर चाहिए। नेक्स्ट एग्जांपल, अ ट्रांसफार्मर हैज एफिशिएंसी 80%। तो यहाँ ध्यान रखेंगे कि 80% एफिशिएंसी मेंशन किया है, तो इसका मतलब वो जो करंट का रेशियो है वो यूज नहीं कर सकते। यू कैन नॉट से आई एस अपॉन आई पी इक्वल टू एन पी अपॉन एन एस, ठीक है, ये नहीं कर सकते आप यूज, क्योंकि ये 100% एफिशिएंट नहीं है। एंड वर्क्स एट 10 वोल्ट एंड 4 किलोवाट। तो ये आपका इनपुट साइड हो गया। इफ सेकेंडरी वोल्टेज इज 240, तो आपको पूछा है करंट कितना होगा सेकेंडरी में, ठीक है। तो इस केस में जो आपका इनपुट वोल्टेज है वो 10 है, और आउटपुट वोल्टेज 240 है। इसका मतलब स्टेप अप ट्रांसफार्मर का एग्जांपल है, जहां वोल्टेज इंक्रीज हो रहा है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, एफिशिएंसी क्या होता है, वी एस आई एस अपॉन वीपी आई पी इंटू 100। अब हमें एफिशिएंसी कितना दिया हुआ है, ठीक है, एफिशिएंसी हमें दिया हुआ है 80। सेकेंडरी वोल्टेज हमें दिया है 240। सेकेंडरी करंट सॉल्व करना है तो उसको ऐसे ही रहने देते हैं। नीचे वीपी इंटू आईपी, अब देखोगे वीपी तो दिया है बट आईपी नहीं दिया है। बट आप समझो वीपी इंटू आईपी होता क्या है, ये पावर ही तो होता है, इनपुट पावर। क्या आपको इनपुट पावर डायरेक्ट दे रखा है, पूरी वैल्यू ही दे रखी है, तो सीधा आप वही यूज कर लो, 4000 ही आपका इनपुट पावर है इंटू 100। यहाँ से हम सॉल्व कर लेंगे। तो हमारा करंट
कितना आ जाएगा 80/6 विच इज अप्रॉक्सीमेटली 13.33 एम्पियर। ठीक है, आपका सेकेंडरी करंट हो जाए। आप चाहो तो प्राइमरी करंट भी निकाल सकते हो। अगर आपको प्राइमरी करंट पूछा हुआ है तो प्राइमरी आउट पावर डिवाइडेड बाय प्राइमरी वोल्टेज। चलो नेक्स्ट एग्जांपल। प्राइमरी साइड ऑफ ए ट्रांसफार्मर इज कनेक्टेड टू 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज एसी सप्लाई। ठीक है, टर्न रेशियो ऑफ प्राइमरी टू सेकेंडरी, तो प्राइमरी से सेकेंडरी का जो रेशियो दिया है वो 10:1 दिए रखा है। लोड रेजिस्टेंस कनेक्टेड टू सेकेंडरी साइड, तो सेकेंडरी साइड जो टोटल रेजिस्टेंस कनेक्टेड है वो आपको दे रखा है 46 ओम। तो आपको पूछा है कितना पावर कंज्यूम होगा सेकेंडरी साइड, इनेट मतलब सेकेंडरी साइड पे पावर हमें कैलकुलेट करना है। अब जब भी कुछ भी नहीं मेंशन होता है एफिशिएंसी के बारे में, तो हम उसको आइडियल की तरह ट्रीट करेंगे। जब भी आपको सवाल में कुछ भी मेंशन नहीं किया हुआ है, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है अबाउट एफिशिएंसी, तो आप उसको 100% एफिशिएंट या आइडियल ट्रांसफार्मर कंसिडर करोगे। तो चलो सॉल्व करते हैं, हमें पावर निकालना है आउटपुट का। तो आउटपुट का पावर निकालने के लिए हम लोग पहले करंट पे देख लेते हैं। तो हमारा Vs अपॉन Vp इक्वल टू होगा Ip अपॉन Is इक्वल टू Ns अपॉन Np। ठीक है, तो हम पहले टर्न रेशियो, हमारे पास सेकेंडरी साइड का रेजिस्टेंस है तो हमें सिर्फ वोल्टेज चाहिए, तो एक काम करते हैं वोल्टेज निकाल लेते हैं सिर्फ। तो Vs अपॉन Vp कितना होगा, Ns अपॉन Np। ठीक है, अब हमें पता है Vs की वैल्यू हमें सॉल्व करनी है, बट प्राइमरी साइड 230 दे रखा है और टर्न रेशियो कितना है, देखो प्राइमरी टू सेकेंडरी 10:1 है, तो उल्टा हो जाएगा, NS बाई NP कितना हो जाएगा 1/10 हो जाएगा, जिससे आपको मिल गया कि सेकेंडरी साइड जो वोल्टेज है वो 23 वोल्ट है। इट्स अ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। अब यहां से देखो मैं पावर कैलकुलेट कर रहा हूं, तो पावर कंज्यूम्पशन आप V इंटू आई भी लिख सकते हो, जैसे बताया जनरली हम V इंटू आई यूज कर रहे हैं। बट करंट अगर ना दिया हो तो हम सीधा क्या यूज कर सकते हैं, V²/R भी यूज कर सकते हैं। रेजिस्टिव, क्योंकि ये सिर्फ रेजिस्टिव सर्किट है इसलिए, तो V²/R करोगे तो कितना आएगा 23 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 46 रेजिस्टेंस, यहाँ से ये 2, तो 23/2, 23/2 कितना हो जाएगा 11.5 वैट। जैसे सॉल्व कर लेंगे बिना करंट के निकाले, हम V²/R यूज कर सकते हैं पावर के लिए। ठीक है, अब पावर ट्रांसमिशन लाइन फीड्स अप इनपुट पावर दे रखा है, इनपुट वोल्टेज दिया हुआ है और आपका प्राइमरी वाइंडिंग 4000 टर्न्स है, आउटपुट डिलीवर हो रहा है 230 पर ट्रांसफर। इफ द करंट इन द प्राइमरी दे रखा है 5, एफिशिएंसी 90%, आउटपुट करंट वुड बी, मतलब सेकेंडरी साइड। तो आपको दिख ही रहा है एफिशिएंसी का सवाल है, तो हम इसमें एफिशिएंसी का फॉर्मूला डायरेक्ट यूज करेंगे। एफिशिएंसी इज Vs अपॉन Is अपॉन Vp इंटू Ip इंटू 100। तो एफिशिएंसी 90%। Vs चेक करते हैं हमें और क्या क्या दे रखा है। क्या हमारे पास आउटपुट वोल्टेज है 230 पर है, यस गिवन है। इनपुट 2300 पर है। इनपुट करंट दे रखा है आई थिंक, है ना, प्राइमरी साइड 5। तो Vs इज 230, Is की वैल्यू हमें निकालना है, Vp इज 2300 इंटू Vp, Ip की वैल्यू 5 इंटू 100। यहाँ से हम सॉल्व कर लेंगे। इस तरह से हमने उड़ा दिए अपने जीरोस। तो हमारे पास तो Is की वैल्यू 9 इंटू 5 दैट इज इक्वल टू 45 एम्पियर। ठीक है, तो हमने Ip की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, सॉरी Is की वैल्यू सेकेंडरी साइड। चलो अब कुछ एग्जाम्पल हम इस LC ऑसिलेशन का भी कर लेते हैं। तो a capacitor of capacitance 100 microfarad is charged to a potential of 12 वोल्ट। तो कैपेसिटर को चार्ज किया है, ठीक है, एंड देन उसको कनेक्ट किया इंडक्टर के साथ। आपको सवाल में सिर्फ दिख रहा है कि सिर्फ कैपेसिटर और इंडक्टर है, ये आपको हिंट दे देगा कि ये LC ऑसिलेशन का क्वेश्चन है। इसको कंफ्यूज मत हो जाना LCR सर्किट से, क्योंकि सबसे पहले दिमाग में वही आ जाएगा कि LCR सर्किट समझ लोगे और फिर आप अप्रोच गलत ले लोगे। आप ध्यान से देखो, इसमें कोई भी सोर्स या वोल्टेज नहीं लगाया, सिर्फ कैपेसिटर को कनेक्ट किया है चार्ज करके इंडक्टर के साथ। तो आपको पूछा है मैक्सिमम करंट कितना होगा। ठीक है, जैसे मैंने बताया कि LC ऑसिलेशन में एक कैपेसिटर और इंडक्टर के बीच में एनर्जी का एक्सचेंज चलता रहता है कंटिन्यूसली।
तो आपको करंट से रिलेटेड कुछ भी सॉल्व करना है, बताया था किससे सॉल्व करना है, इंडक्टर से। तो हम ऐसा सोचेंगे, अगर हमें मैक्सिमम करंट निकालना है तो मुझे बस ये चाहिए इंडक्टर की मैक्सिमम एनर्जी कितनी, क्योंकि वो पता चल गया तो हमारा कहानी खत्म हो जाएगा। ठीक है, और इतना तो सिंपल है, क्योंकि कैपेसिटर की ही एनर्जी ट्रांसफर हो रही है। तो मैं ऐसे दो डायग्राम बना देता हूं ताकि आप इसको देख पाओ। तो स्टार्टिंग में क्या था, स्टार्टिंग में हमारे पास कैपेसिटर था चार्ज और इंडक्टर था। तो कैपेसिटर की एनर्जी स्टोर जो थी वो हाफ CV² थी, ये वोल्टेज दे रखा है। बट इंडक्टर की एनर्जी इनिशियली कितनी थी, जीरो, कोई भी स्टोर नहीं था एनर्जी, कैपेसिटर ही चार्ज था। अब क्या होगा, धीरे धीरे आपको बताया था धीरे धीरे क्या होने वाला है, कैपेसिटर की एनर्जी इसको ट्रांसफर होती जाएगी इंडक्टर को। जब तक सारी एनर्जी इंडक्टर को नहीं आ जाती तब तक रिवर्स प्रोसेस स्टार्ट नहीं होगा। इसका मतलब एक ऐसा मोमेंट आएगा जब कैपेसिटर की एनर्जी जीरो हो जाएगी, क्योंकि सब ट्रांसफर कर दिया। अब इंडक्टर की एनर्जी, अगर उस टाइम पे करंट आई मान लेते हैं, तो उस टाइम पर क्या मैं बोल सकता हूँ ना, इंडक्टर की एनर्जी क्या होगी, मैक्सिमम, क्योंकि इससे ज्यादा एनर्जी आ ही नहीं सकती इंडक्टर के पास। क्योंकि अब इस मोमेंट के बाद इंडक्टर अब किसको एनर्जी भेजना शुरू करेगा, कैपेसिटर को। मैं बोल सकता हूँ मैक्सिमम एनर्जी इस सिचुएशन में आएगी। ठीक है, जब कैपेसिटर की एनर्जी जीरो हो चुकी है तभी इंडक्टर की एनर्जी मैक्सिमम होगी। तो अब आप सॉल्व कैसे करोगे इस करंट के लिए, जैसे बताया था एनर्जी दो मूवमेंट पे सेम कर सकते हो। तो देखो यहाँ टोटल एनर्जी कितना है वो लिखो, यहाँ टोटल एनर्जी हाफ सी, कैपेसिटेंस की वैल्यू देख लेते हैं, 100 माइक्रो और 12 वोल्ट पोटेंशियल, तो 100 माइक्रो फेराड, तो 100 माइक्रो फेराड इंटू 12, तो ये कैपेसिटर की एनर्जी प्लस इंडक्टर इनिशियली कितना था, जीरो, कुछ था ही नहीं। अब फाइनली इस पे बैलेंस करते हैं। अब कैपेसिटर की एनर्जी कितनी हो चुकी है, जीरो, कैपेसिटर का सारी एनर्जी जा चुकी है। और इंडक्टर की एनर्जी कितना होगा, हाफ Li² और 6.4 मिली हेनरी, 6.4 मिली हेनरी इंटू I²। अब यहाँ जो करंट आएगा वो मैक्सिमम होगा, क्योंकि ये एनर्जी मैक्सिमम है। ठीक है, तो एनर्जी मैक्सिमम इसलिए आपका, ठीक है, तो यहाँ से करंट सॉल्व कर लेना। तो 12, 124/72 इधर आ गया, इंटू 10⁻⁻⁴, और यहाँ पर हमारे पास क्या है, 6.4, ये कितना आ जाएगा, 3.2, 3.2 या 32 इंटू 10⁻³ करंट का होल स्क्वायर। चलो इसको आगे इलाबरेट करते हैं। तो हमारे पास I² की वैल्यू 72 डिवाइडेड बाई 32 इंटू 10⁻⁻3, इधर आके ये प्लस, तो ये -1, तो कितना आएगा ये, तो 8, आई गेस 4 में 2, 8 से आएगा आई थिंक, नीचे 4 और ये 9। ठीक है, तो 9/4, बस आई थिंक ये -1 कहीं अटक रहा है, इस -1 को ठीक करते हैं। तो ये तो अच्छा आंसर आ जाएगा। तो हमारे पास ऑप्शन भी इसी टाइप के, तो कोई दिक्कत नहीं, रूट में नहीं फंसना चाहिए। इधर से -3 आया था हमारे पास, ओके, नहीं यहाँ पर आएगा -4, क्योंकि हमने एक और पावर एक्स्ट्रा दी, तो यहाँ पे -4, ये पूरा चला जाएगा, इसकी वजह से ये यहाँ नहीं आएगा, और ये आंसर आ जाएगा 3/2 मैक्सिमम। इसी तरह से आप रेस्ट ऑफ द PYQs भी ट्राई कीजिए, कोई डाउट्स आता है तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। मैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ वापस आपको मिलूंगा। थैंक यू एवरीवन।